सलमान खान और शाहरुख खान का जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई कौन है जिसे इस वक्त इंडिया के अंदर भगत सिंह 2 का नाम दिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अब तक 84 से जायद मुकदमे दर्ज हैं, तो उसके बावजूद ये गैंगस्टर, ये माफिया किस तरह इंडिया के अंदर काम करता है, बिश्नोई असल में है कौन और इंडिया का असल भगत सिंह कौन है जिसको अब तक इंडिया के अंदर ना फकत अवार्ड्स मिल चुके हैं बल्कि इसके साथ साथ राजस्थान की बड़ी कम्युनिटी इस भगत सिंह के ऊपर अपना एतमाद भी जाहिर कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों हर रोज बढ़ रहा है और इंडिया के अंदर गैंग कल्चर बॉलीवुड से मुतासिर होकर क्यों इंडियन कम्युनिटी के अंदर सरायत करता जा रहा है, ये आज की वीडियो में जानेंगे और इस बात के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि आखिर इन गैंगस्टर का अंजाम क्या होता है और ये लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं और अब तक सलमान खान की जिंदगी कितने थ्रेट से गुजर रही है और अब इसमें एक नया इजाफा शाहरुख खान की सूरत में हुआ है जिनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से अब जिंदगी के थ्रेट्स मिल चुके हैं। आज की वीडियो लॉरेंस बिश्नोई से शुरू होती है। लॉरेंस बिश्नोई से पहले हम अगर बात कर लें अनिल बिश्नोई की तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बुनियादी तौर पर एक बिश्नोई जो 1980 की दहाई में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ये वो बिश्नोई है कि जिसको जानवरों से प्यार है और राजस्थान के अंदर जब बाहर से लोग शिकार खेलने के लिए आते थे और वहां पर ये लोग आकर काले हिरन का शिकार करते थे तो उस वक्त एक बांका नौजवान, एक दिलेर नौजवान, एक जुर्रत से अटा और डटा हुआ नौजवान सामने आता है और वो पुलिस को फोन करके बाहर से आए हुए शिकारियों की खबर देता है और ये बताता है कि राजस्थानी जंगल के अंदर फला जगह पे इस वक्त बाहर से आए हुए लोग शिकार कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन शिकार करने वालों को गिरफ्तार करके ले जाती है। यूं ही यह सिलसिला चल पड़ता है जानवरों के साथ मोहब्बत का और अनिल बिश्नोई हर कुछ अरसे के बाद इस तरह से आए हुए जो शूटर्स होते हैं, जो जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं, उनको पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवाकर जानवरों से मोहब्बत का नारा बुलंद करता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब अनिल बिश्नोई पुलिस को फोन कर रहे होते हैं और इसी असना में जो शूटर्स होते हैं या जो शिकारी होते हैं वो अपनी गन उनके माथा फटी पर रख देते हैं और इतने में पुलिस आती है तो अनिल बिश्नोई की जान बच जाती है। अनिल क्या करते हैं कि वक्त गुजरने के साथ यूं ही थोड़ा सा कहत पड़ता है और हर जानिब खुशकसाली आती है तो ये राजस्थानी कुछ और कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, नौजवानों का एक झुंड तैयार होता है और ये नौजवान ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इन जानवरों के लिए, इन काले हिरन के लिए जो कि इस वक्त हमारे जंगलों से नापायद होते जा रहे हैं, इनकी वेलफेयर के लिए काम करना है और अब इनको बचाने के लिए हमें सबसे पहले पानी का इंतजाम करना होगा। तो अनिल बिश्नोई अपनी कम्युनिटी से चंदा इकट्ठा करते हैं और जब इनके पास 2 लाख जमा होते हैं तो उसके बाद ये वहां पर छोटे छोटे जोहर बनाने, तालाब बनाने शुरू कर देते हैं कि जिनसे गर्मियों में जो वहां पर रहने वाले हिरन या जो वाइल्ड लाइफ होती है वो पानी पीती है। तो बुनियादी तौर पर ये है भारत का भगत सिंह जिसको अवार्ड्स भी मिले हैं और जिसको भारत के बड़े से बड़े अवार्ड भी मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के 1972 के तहत अनिल बिश्नोई वो आदमी है जो इंडियन वाइल्ड लाइफ और खास तौर पर काले हिरन के लिए किसी नेमत से कम नहीं, और इन्हीं की वजह से आज इंडिया के अंदर काले हिरन पाए जाते हैं और खास तौर पर राजस्थानी जंगल के अंदर जो काले हिरन इस वक्त मौजूद हैं वो आज भी अनिल बिश्नोई का शुक्रिया अदा करते होंगे, वरना शिकारी इन हिरन को कब का भून के खा चुके होते। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मार्केट के अंदर एंट्री होती है एक और बिश्नोई की, जो बिश्नोई ना फकत गैंगस्टर बनता है बल्कि इसके साथ साथ इस बिश्नोई को इंडिया के अंदर एक खास तबका भगत सिंह 2 का नाम देता है। यह बिश्नोई बिल्कुल उसी तरह का गेटअप रखता है जिस तरह का गेटअप हमें बॉलीवुड मूवीज के अंदर मिलता है विलन का, जिस तरह का गेटअप हमें हॉलीवुड के अंदर
कहीं कहीं नज़र आता है, बिल्कुल उसी तरह का इनका रिवाइवल होता है और ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं। जबकि अगर हम अनिल बिशोनी को देखें तो वो वाइल्ड लाइफ की जो प्रोटेक्शन थी उसके लिए सरगर्म रहते थे। और जब ये बिशोनी अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं तो 2010 के अंदर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन हार जाते हैं और उसके बाद हारने के बाद अपना अग्रेशन दिखाने के लिए जीतने वाले कैंडिडेट को टपका देते हैं। 2012 में ये इलेक्शन विन करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट बनते हैं और यहीं से इनकी गैंगस्टर जिंदगी का बाकायदा आगाज होता है और तब तक इनके ऊपर 12 से ज़ायद FIR कट चुकी होती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये FIRs इतनी तेजी के साथ बढ़ती हैं कि फिर इनका और सलमान खान का टाकरा होता है और बीच में जो बात सबसे ज्यादा अग्रेशन वाली पड़ती है वो होता है सलमान खान की जानिब से राजस्थान में हिरन का शिकार करना। अनिल बिशोनी के बाद लॉरेंस बिशोनी भी, चूंकि ये गैंगस्टर हैं और इंडिया के अंदर इनका जो जाहो जलाल है वो कुछ इस तरह है कि ये भत्ता भी वहां पे वसूल करते हैं, ये हफ्ता भी वहां से वसूल करते हैं और इसके साथ साथ अपने पूरे के पूरे गैंग को इंडिया के अंदर सरगर्म रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके लिए चाहे इनको लाशों की दीवार ही क्यों ना खड़ी करनी पड़े या लाशों के ऊपर से गुजरना ही क्यों ना पड़े, तो ये उससे दरेक नहीं करते। इनका टाकरा जैसे सलमान खान के साथ पड़ता है तो इनकी लाइफ भी थोड़ी मुश्किल, कठिन और वाइब्रेंट और वायरल हो जाती है, जबकि सलमान खान भी अपनी जिंदगी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात में पड़ जाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से मुख्तलिफ और लोगों को थ्रेट भी किया गया, पैसे भी मांगे गए और भत्ता भी वसूल किया गया। इंडिया या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाले गैंगस्टर की जो लाइफ होती है वो आम आदमी की लाइफ से कदरे मुश्किल होती है और आम आदमी की लाइफ से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो कुछ इस तरह है कि इन लोगों की जिंदगी जेल से बाहर होने के बावजूद भी जेल ही होती है। ये लोग बज़ाहिर तो सरेआम या आप कह लें कि अपने घर में खुल्लम खुल्ला घूम रहे होते हैं, लेकिन ये लोग हालात के हाथों कैद होते हैं, पाबंद सलासुल होते हैं। बस इनके हाथ में हमें बेड़ियां नजर नहीं आती। ये लोग या तो जेल के अंदर रहते हैं या फिर जेल के बाहर। ये लोग जहां भी रहे इनकी जिंदगी जेल से कम नहीं होती। ना तो इनकी कोई प्राइवेट लाइफ होती है, ना ही इनकी कोई फैमिली लाइफ होती है, ना ही इनकी जिंदगी में किसी रिश्तेदार या दोस्तों की इवेंट्स या पार्टियां होती हैं, ना ही ये लोग कहीं बाहर खुल्लम खुल्ला घूम फिर सकते हैं। ये लोग बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के माफिया की तरह रहते हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम का नाम आपने सुना होगा। इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल इसी तरह होती है। चूंकि अगर ये लोग खुल्लम खुल्ला घूमे तो इनको दो खतरे लाहक होते हैं। पहला खतरा या तो हम मार दिए जाएंगे, दूसरा खतरा या हम गिरफ्तार या उठा लिए जाएंगे। तो इन दो खतरों को मोल लेते हुए ये लोग कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेते। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान का टाकरा हिरन से होते हुए, भत्तों से गुजरते हुए, हफ्तों से होते हुए इस बात पर आ चुका है कि सलमान खान को अब आखिरी चांस ये दिया गया है कि खान माफी मांग ले कि तुमने हिरन का शिकार किया था, जबकि सलमान खान माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। सलमान खान का कहना है कि जो रात कब्र में है वो रात बाहर नहीं। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो मुख्तलिफ सोबतों और मुख्तलिफ उलझनों का शिकार है, इस गैंग के कई लोग इस वक्त जेल काट रहे हैं बाशमूल लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन इस गैंग की बाकियात आज भी जेल के बाहर है। जो लोगों को थ्रेट करने, उनसे भत्ता और उनसे हफ्ता वसूल करने के साथ साथ नए लोगों को खौफजदा करके, उनको टारगेट करके उनसे माहाना और सालाना वसूल करती है। इस वसूली का बड़ा हिस्सा नए गैंग की तश्कील में होता है और इस वसूली से
پھر ان کا انڈر ورلڈ کا مافیا چلتا ہے جس سے لارنس بشنوئی جیل کے اندر رہ کر اپنا پورے کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ لارنس بشنوئی جیل کے اندر رہ کر بھی آج بھی سلمان خان اور شاہ رخ خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں شاہ رخ خان کو بھی ایک تھریٹ موصول ہوا اور یہ تھریٹ بھی لارنس بشنوئی کی طرف سے تھا، جبکہ سلمان خان تو شکار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شاہ رخ خان کا وائلڈ لائف شکار کے ریلیٹڈ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، سلمان خان کے قریبی ہونے کی وجہ سے یہ تھریٹ اب شاہ رخ خان کو بھی مل چکا ہے۔ یہ لوگ جو اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے سپر سٹارز اور بڑے بڑے سیاستدانوں کی جان کے درپے ہیں، ان کی زندگی بھی کسی قیدی کی زندگی سے سکھی نہیں ہوتی۔ بالکل یہ لوگ بھی اسی طرح کی اذیت کی زندگی گزارتے ہیں جس طرح کی اذیت کی زندگی ایک سخت قید میں رہنے والا آدمی گزارتا ہے۔ یہ لوگ اگر جیل سے باہر ہوں تو بھی ان کی زندگی جیل کی جیسی ہوتی ہے، یہ لوگ اگر جیل کے اندر ہوں تو ان کی زندگی جیل میں رہنے والے قیدیوں کی زندگی سے قدرے مشکل ہوتی ہے۔ اب لارنس بشنوئی گینگ جو اس وقت انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے کرنچنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے، یا اس وقت جو انڈین موویز کے اندر گینگز کا تصور دکھایا جاتا ہے یا گینگسٹر کا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس طرح گینگسٹر کو انڈین فلموں کے اندر گلوریفائی کر کے بڑے ششکے پروٹوکول اور بڑی گاڑیوں کے ساتھ، پیسوں کی ریل پیل کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، تو حقیقت میں یہ گینگسٹر ایک ایک پائی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے گینگسٹر ہوتے ہیں وہ تو اپنے مائنڈ سیٹ سے اپنے مافیا کو چلا کر اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، پر اس کے برعکس جو ان کے چھوٹے گینگسٹر یا ان کے ٹیم ممبر ہوتے ہیں، یہ اور ان کی پوری زندگیاں اور ان کی فیملیاں اتنا سفر کرتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بڑے سے بڑے گینگسٹر کا انجام موت ہوتا ہے، وہ چاہے ان کو زندگی کے اوائل میں یا ان کی جوانی میں ملے یا پھر ان کی زندگی کے اینڈ میں۔ ان کی زندگی کا اتنا بھیانک انجام ہوتا ہے کہ جو کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لارنس بشنوئی اور اس جیسے جتنے اور نوجوان گینگسٹر دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ دیگر نوجوانوں کے لیے آج بھی مثال ہے کہ ان کی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی اور جو غلطیاں کر کے یہ لوگ آئین اور قانون سے دور بھاگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ لوگ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی سلطنت بنانے کے درپے تھے۔ آج یہ لوگ اپنی زندگیوں کے اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں یہ زندگی کے ایک ایک دن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک نہ فقط دعوت فکر ہے، بلکہ ان نوجوانوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تو اپنے آپ کو گلوریفائی کریں، کوئی ہنر سیکھیں، تعلیم حاصل کریں اور دنیا میں سرو کریں، اپنا نام مقام پیدا کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کریں، نہ یہ کہ آپ ان جیسے ٹک ٹاکرز اور گینگسٹر کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ایک گنڈا پیدا کریں جو پھر آپ کی جان کا دشمن ہو۔ پاکستان زندہ باد۔